हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम DBT JRF 2025 के एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Which one of the following gene is not a constituent of tDNA in Agrobacterium tumefaciens? Options are octopine synthase, isopentyl transferase, virulence gene G, indole acetamide hydrolase। सबसे पहले देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो है ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरियम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर के या फिर हम सिंपली बोले तो क्राउन गॉल डिजीज के इन द डाइकॉट प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के पास टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। टीआई स्टैंड्स फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और इसके पास होता है इसका टीडीएनए का रीजन जिसमें ऑक्सिन की जीन्स, साइटोकाइनिन की जीन्स एंड ओपाइन की जीन्स प्रेजेंट होती है। ओपाइन आर फूड फॉर द बैक्टीरिया, वहीं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जीन्स जो होती हैं ये कैलस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टीआई प्लाज्मिड में ही वायरुलेंस रीजन प्रेजेंट होता है जहाँ पे विर जीन्स प्रेजेंट होती हैं और ओरी प्रेजेंट है उसका, साथ ही में ओपाइन कैटाबोलिज्म की जीन्स भी प्रेजेंट है। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि किस विर जीन का क्या रोल है। अगर हम देखें कि फिनोलिक्स that are actually released at the time of any injury ये काम करते हैं as a ligand और विर जीन्स इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि विर ए देन फर्दर विर जी को एक्टिवेट करता है जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और विर जी बचे हुए विर जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो विर बी भी इन्वॉल्व है, विर ई भी इन्वॉल्व है, विर एफ भी इन्वॉल्व है। ये जो चैनल है दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ विर बी जीन्स। ये जो E2 है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टीडीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द होस्ट जीनोम और इसी तरीके से बाद में टीडीएनए का इंटीग्रेशन हो जाता है प्लांट जीनोम में एंड देन वो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन बनाता है वहाँ पे जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस से। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमें बोला था कि विच इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीडीएनए। तो एज वी सॉ दैट विर जीन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द टीडीएनए क्योंकि वो बाहर पे प्रेजेंट है, वो टीआई प्लाज्मिड का पार्ट है बट वो टीडीएनए का पार्ट नहीं है। सो थर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर हियर। विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स सेट्स आर जनरली इक्विप्ड विद देयर ओन जीनोम्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एंड गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सेंट्रियोल, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल न्यूक्लियस पेरोक्सिसोम। अब न्यूक्लियस तो हर ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, हमें बस दूसरे दो ऑर्गेनल्स को देखना है जिनके पास उनका खुद का जीनोम है। इसे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट से। हम सबकी माँ इस जगह से आई है, कहने का मतलब ये है कि हम सबकी माँ साउथ अफ्रीका से आई है। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि जब हमने ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी किया थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो हमारी जो जेनेटिक लिंकेज है दैट गोज बैक टू साउथ अफ्रीका और हम कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी एंसेस्टर मदर प्रेजेंट होगी जो साउथ अफ्रीका में थी। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का तो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ एग दे रहा है। तो हम सभी के पास हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारी मदर से आ रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ बोली जाती है कि हम सबकी मदर साउथ अफ्रीका से थी। तो अब देखते हैं मिराबिलिस जलापा को। इस एक्सपेरिमेंट में पोलन लिए गए हैं डिफरेंट प्लांट से और एग लिए गए हैं डिफरेंट प्लांट से। जब इनका क्रॉस करवाया है तो हमें प्रोजेनी मिली है। अब ये जो फिनोटाइप है जिन इन प्रोजेनीज का वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि तुमने एग कहाँ से लिया है, क्योंकि जब किसी भी एग और पोलन का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ एग ही दे रहा है, पोलन क्लोरोप्लास्ट नहीं देता। तो अगर एग के पास ऐसे क्लोरोप्लास्ट है जिनके पास पिगमेंट बनाने की फंक्शनल जीन है तो हमें पिगमेंट फॉर्मेशन दिखेगा प्रोजेनी में, वरना हमें पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों वो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास इनका खुद का जीनोम है अदर देन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा थर्ड विच इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which one of the following molecules are involved in the formation of ATP by substrate level phosphorylation during glycolysis? सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को समझते हैं। इसमें एक एंजाइम है जैसे कि यहाँ पे पायरुवेट काइनेज को लिया गया है जो कि एक सबस्ट्रेट से विच इज फॉस्फेनॉल पायरुवेट उससे फॉस्फेट हटा के दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड कर दे रहा है। यहाँ पे दैट अदर मॉलिक्यूल इज ADP। तो यहाँ पे फॉस्फेट जब यहाँ से ट्रांसफर हो जा रहा है और ADP में चले जा रहा है तो इससे हमारा ATP फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके के फॉस्फोराइलेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, जहाँ पे एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से फॉस्फेट हटा के दूसरे में ऐड कर दे रहा है और इसकी वजह से देखो
प्रोडक्ट में हमको ATP यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रही है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमें ग्लाइकोलिसिस में दिखता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, जहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3-phosphoglycerate में, एंड ड्यूरिंग दैट थिंग ATP फॉर्मेशन हमें दिख रहा है। अब इस स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 1,3-bis phosphoglycerate and phosphoenol pyruvate. A and C, these two options are responsible for substrate level phosphorylation during glycolysis. इस क्वेश्चन में हमें एक लिस्ट में टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं एंड देन दूसरी लिस्ट में हमें उनसे मैच करना है। सबसे पहले इन्हें समझते हैं। यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन को देखते हैं। यूक्रोमैटिन हम तब कह रहे हैं जब DNA कहीं ना कहीं किन्हीं पार्ट्स पे थोड़ा बहुत लूजली पैक्ड है, इस तरीके से कि वो एक्सेसिबल है टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ आके बाइंड कर सकते हैं, इस पार्ट ऑफ द DNA को पढ़ेंगे और जीन एक्सप्रेशन होगा। जबकि अगर मैं हेट्रोक्रोमैटिन की बात करूँ तो हेट्रोक्रोमैटिन पूरी तरीके से कंडेंसली प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करके इस DNA रीजन को नहीं पढ़ सकते। एंड वन ऑफ द फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्मेशन के लिए, दैट इज द DNA मिथाइल ट्रांसफरेज इज मेंशन्ड हियर। इसके अलावा कोहेजन और कंडेंशन को समझते हैं। एस फेज में रेप्लिकेशन होता है, तब सिस्टर क्रोमैटिड्स बनती हैं, लेकिन इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोहेजन प्रेजेंट होते हैं। कोहेजन इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आफ्टर रेप्लिकेशन एक दूसरे के साथ रखते हैं। कंडेंसन ऑन द अदर हैंड, जो भी क्रोमोजोम है उन्हें और टाइटली कंडेंस कर दे रहा है मेटाफेज में। सेपरेज जो है ये इन कोहेजन्स को रिमूव कर देते हैं, और जैसे ये कोहेजन रिमूव होते हैं फिर एनाफेज स्टार्ट हो जाता है और जो भी क्रोमोजोम होते हैं वो उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। लिंक सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन, सो दैट इज गोइंग टू बी कोहेजन C. Partially decondensed region of chromatin with active gene regions. Partially decondensed बोल रहा है और active genes region बोल रहा है, तो active gene region होगा euchromatin A. Highly condensed region of chromatin with inactive genes. So inactive genes के लिए होगा D, heterochromatin. Help in chromosome condensation to further reduce mitotic chromosome to compact bodies. तो ये होगा condensin B. तो अब B का है 4th, जैसे हमें दिख रहा है, D का है 3rd, हाँ जी, A का है 2nd, this is the option, and C का है 1st. So 4th one is going to be the answer here. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। हमें यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम दिए हैं और हमें बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बस नाम पढ़ लेने से और जान लेने से कुछ नहीं होता, हमें उनकी थोड़ी बहुत शक्ल भी पता होनी चाहिए। और बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था हमें इन्होंने, इनका नाम है कार्ल एरके। इसके अलावा ये है कैरी म्यूलस, जिन्होंने दिया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए। इसके अलावा ये है फेडरिक सैंगर, जिन्होंने सैंगर सीक्वेंसिंग दी थी, एंड ये इन्हें तो आप जानते ही हैं। ये है जेम्स वॉटसन, जिन्होंने डिड्यूस किया था द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ऑब्वियसली ही डिड इट विद फ्रांसिस क्रिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कार्ल एरकी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था कार्ल एरकी ने। तो आप भी iFly की ऑनलाइन सेफ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है दैट आर इजीली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन। आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है, एंड देन यू कैन ज्वाइन अ बैच। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।